मैंने जब कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वहां पर भाई बैठे हुए हैं। ये कैसे हो सकता था? भाई यहाँ कैसे हो सकते थे? और अगर भाई यहाँ थे तो भाभी ने मुझसे सच क्यों छुपाया? ये सब क्या चल रहा था? मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर मैंने भाभी से पूछा, भाभी ये सब क्या है? जो सच उन्होंने मुझे बताया तो। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं एक अच्छे और इज्जतदार घर से हूँ। मेरे माँ बाप का देहांत बहुत साल पहले हो चुका था, जब मैं बहुत छोटी थी। मेरे बड़े भाई ने मुझे बाप बनकर पाला था। उनका नाम विजय था। विजय भाई मुझसे 8 साल बड़े थे। वो सिर्फ मेरे भाई नहीं बल्कि मेरी माँ और बाप दोनों थे। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मेहनत की। वो जब थक हार कर शाम को घर आते तो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उनकी दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती। मैं उनके लिए पानी लेकर आई और उनके पास बैठते हुए बोली, भाई आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपको भी अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं उनसे अक्सर यही बात किया करती थी और मेरी बात मानकर उन्होंने शादी कर ली थी। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। उनका नाम अंजलि था। भाभी के आने से घर में खुशियाँ आ गईं। उन्होंने कभी मुझे अपनी नंद नहीं समझा। वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन समझती थी और बहुत प्यार से रखती थी। हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हमारे घर की छत भी टपकने लगी थी, जिसकी मरम्मत होनी थी। मैं किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी, तभी मैंने भाभी को भाई से बात करते हुए सुना, विजय आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या बात है? तो भाई बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन थी। आकांक्षा की यूनिवर्सिटी की फीस भी सबमिट करनी है, मरम्मत करवानी है और कमेटी डाल रखी है, उसको भी देखना है। भाई के पास मोहल्ले के सब लोग कमेटी डाला करते थे। हर महीने सब लोग भाई को पैसे दे दिया करते थे और फिर जिसका भी नाम कमेटी में होता था वो उसे दे दी जाती थी। अरे परेशान मत होइए, मैं सिलाई का काम करना शुरू कर देती हूँ, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो भाई ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा और तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। भाई अब थोड़े परेशान लग रहे थे। वो दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन कमेटी के पैसे भाई के पास आए थे और सुबह में किसी के नाम की कमेटी थी, वो उसे मिलने वाली थी, मगर सारे पैसे गायब और सब लोग भाई को कसूरवार समझ रहे थे। उन्होंने सबको बहुत सफाई दी थी, मगर किसी ने भी उनकी बात का यकीन नहीं किया था और फिर दूसरे दिन रात 2 बज गए थे, लेकिन भाई घर वापस नहीं आए थे। मैं भाभी से रोते हुए कह रही थी, भाभी भाई अभी तक क्यों नहीं आए? लेकिन मुझे तसल्लियां दे रही थी, परेशान मत हो, आ जाएंगे। मगर उनके खुद के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उस रात हमारी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। पूरी रात बस यही सोचते सोचते निकल गई कि भाई कहाँ होंगे, कैसे होंगे और आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बिना कुछ बताए चले गए। अगली सुबह भाभी आंगन में बैठी थी, तभी एक साइकिल वाले ने आकर एक खत दिया। भाभी ने कांपते हाथों से वो खत लिया और मुझे आवाज़ देकर बोली, आकांक्षा देख, तो लगता है तेरे भाई का खत है। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से उनके हाथ से खत लिया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि मैं अब और बेइज्जती नहीं सह सकता। हर कोई यही कह रहा है कि मैंने सबके पैसे खा लिए हैं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए ये घर और ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। तुम लोगों का बोझ उठाते उठाते भी मैं थक गया हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। खत पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे और कागज़ मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार बस यही सोच रही थी कि मेरा वो भाई जो मुझसे इतना प्यार करता था, वो ऐसा कैसे लिख सकता है? वो मुझे और भाभी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि भाई हमें छोड़कर अपनी खुशी से चले गए, लेकिन बाहर की दुनिया को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई। लोग हमारे घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। कोई कहता कि देखो, सबके पैसे लेकर भाग गया, और कोई हंसकर कहता कि हमें तो पहले से ही शक था। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं कह पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। भाभी भी चुप थी, लेकिन उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा था। वो घंटों तक खामोश बैठी रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मैं हर समय यही सोचती रहती थी कि भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते,
लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं सबको गलत साबित कर सकूं। दिन बीतते गए और हमारी परेशानी और बढ़ती गई। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा, आकांक्षा, मेरे लिए रोज़ 2 किलो फल ले आया करो। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और गुस्से में बोल पड़ी, भाभी, घर में दाल तक के पैसे नहीं हैं और आपको फलों की चिंता हो रही है। भाभी ने धीरे से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी है, मुझे ताकत की ज़रूरत है, इसलिए फल खाने होंगे। उनकी बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। मुझे लगा शायद भाई के जाने का दुख उन्हें अंदर से तोड़ चुका है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और उनकी बात मान ली। अब मैं रोज़ उनके लिए फल लाने लगी। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने लिए एक नौकरी भी ढूंढ ली। सुबह काम पर जाती और शाम को लौटते समय भाभी के लिए फल लेकर आती। लेकिन धीरे धीरे मुझे भाभी में कुछ अजीब बदलाव दिखने लगे। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया। वो घंटों तक कमरों से बाहर नहीं निकलती थी, न किसी से बात करती और ना ही किसी को अंदर आने देती। मुझे समझ नहीं आता था कि वो उस बंद कमरे में आखिर करती क्या है। उधर मोहल्ले वालों की बातें भी खत्म नहीं हो रही थी। वो मुझे रोक रोक कर कहते कि आकांक्षा, तेरा भाई तुझे छोड़कर भाग गया, अब तू अपनी भाभी का बोझ कब तक उठाएगी? उसे इस घर से बाहर निकाल दे। लेकिन भाभी हमेशा एक ही बात कहती कि ये मेरे पति का घर है, मैं मरते दम तक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उनसे पूछा कि भाभी, आपको गुस्सा नहीं आता, बुरा नहीं लगता? भाई हमें छोड़कर चले गए, लोग रोज नई नई बातें बना रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोलती ही नहीं हैं। आखिर क्यों भाभी? भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो बस इतना बोली कि ज्यादा परेशान मत हो आकांक्षा, समय आने पर तुझे हर सच पता चल जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं और उलझ गई। मुझे लगने लगा था कि भाभी मुझसे कुछ छिपा रही हैं। और फिर एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा डराना शुरू कर दिया। रात के समय उनके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो, कभी कांच टूटने की आवाज आती, कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई देती। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कई बार सुनती रहती, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर भाभी उस बंद कमरे में ऐसा क्या कर रही थी जो मुझसे भी छिपाया जा रहा था। मैं शाम को जब काम से घर लौटी तो हमेशा की तरह मेरे हाथ में एक थैला था जिसमें भाभी के लिए फल रखे हुए थे। अब ये मेरी रोज की आदत बन गई थी। सुबह से शाम तक नौकरी में मेहनत करती और घर लौटते समय सबसे पहले यही सोचती कि भाभी के लिए फल लेकर जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें ताकत की चीज़ें खाने को कहा है। जैसे ही मैं घर के अंदर गई, भाभी जाने कहाँ से जल्दी से बाहर आईं। उन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसा रहा, मैं थक गई हूँ या नहीं। उन्होंने सीधे मेरे हाथ से फल वाला थैला लिया और बिना कुछ बोले अपने कमरे के अंदर चली गईं। उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा की तरह अंदर से बंद हो गया। मैं आंगन में खड़ी बस उसी दरवाजे को देखती रह गई। अब कई दिनों से यही बात मेरे मन को खाए जा रही थी कि आखिर भाभी उस कमरे में करती क्या है। वो पूरे दिन किसी को अंदर नहीं आने देती थी और खुद भी बहुत कम बाहर निकलती थी। मैं अभी यही सब सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के अंदर से कुछ भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज आई। उसके बाद जैसे कोई बर्तन जमीन पर गिरा हो, फिर कुछ घिसटने की आवाज आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे तक गई और कान लगाकर सुनने लगी, लेकिन अंदर से कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी सामान इधर से उधर कर रहा हो। मैं कई मिनट तक वहीं खड़ी रही, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं चुपचाप वापस आकर आंगन में बैठ गई। कई घंटे बीत गए, सूरज भी ढलने लगा। तब जाकर कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी बाहर आईं। उनका चेहरा पहले से ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। मैं उन्हें देखते ही खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से बोली, भाभी, अब घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है। मेरी कमाई इतनी नहीं है कि रोज़ इतना खर्चा कर सकूं। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि कल से मैं आपके लिए फल नहीं ला पाऊंगी। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वो जल्दी से मेरे पास आई और बोली, आकांक्षा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारा फल लाना बहुत ज़रूरी है, तुम ये कभी मत छोड़ना। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। मैंने कहा, भाभी, आखिर क्यों इतना ज़रूरी है? घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं अकेली नौकरी करती हूँ और सब खर्चे भी मैं ही उठा रही हूँ।
आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से अपने कानों से सोने की बालियां उतारी और मेरे हाथ में रख दी। मैं ये देखकर दंग रह गई। उन्होंने कहा, ये लो, इन्हें बेच देना, लेकिन फल लाना बंद मत करना। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। उनकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मैंने हैरानी से पूछा, भाभी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? क्या भाई के पैसे और गहने आपने इसी कमरे में छुपा रखे हैं, या फिर कोई और राज है? मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। मैंने उनसे कहा, पूरे मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं। सब कहते हैं कि इस कमरे में कुछ न कुछ जरूर छिपा है। आप पूरे दिन अंदर रहती हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देती, आखिर वहाँ है क्या? लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और फिर चुपचाप वापस उसी कमरे के अंदर चली गईं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ें आने लगीं, कुछ गिरने की, कभी कुछ टूटने की, कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी जा रही हो। मेरा डर अब हर दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद जब भाभी दोबारा कमरे से बाहर आईं, तो उन्हें देखकर मैं घबरा गई। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं, उनके कदम जमीन पर घिसट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर तक किसी भारी आदमी या किसी बड़े बोझ को अपने कंधों पर उठाकर चली हों। वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी गिर पड़ेंगी। मैं दौड़कर उनके पास गई और उन्हें संभालने लगी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और बिना कुछ बोले चारपाई पर बैठ गईं। अब मेरे मन में भी शक पैदा होने लगा था। मैं अब तक अपने भाई पर भरोसा कर रही थी और भाभी को भी बेगुनाह मान रही थी, लेकिन अब मेरे मन में भी तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। कहीं सच में मोहल्ले वाले सही तो नहीं कह रहे? कहीं इस कमरे में कोई ऐसा राज तो नहीं छिपा जिसे मुझसे छिपाया जा रहा है? उस रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई और अगले दिन जब मैं काम पर जाने के लिए घर से निकली, तो मोहल्ले की कुछ औरतों ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उनमें से एक बोली, आकांक्षा, हमें तो पहले ही शक था, तेरी भाभी उस कमरे में जरूर कुछ गलत करती हैं। दूसरी औरत बोली, कल रात मैं तुम्हारे घर के पीछे से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हारे घर की खिड़की खुली देखी और उसके अंदर मुझे एक काला सा साया दिखाई दिया। मुझे तो लगता है कि उसने किसी आदमी को कमरे में छुपा रखा है। तीसरी औरत बोली, तेरा भाई तो तुझे छोड़कर भाग गया और अब तेरी भाभी तेरी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने पर लगी हुई है। तू अभी जवान है, क्या सारी बदनामी अपने सर पर लेगी? उसे इस घर से बाहर निकाल दे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं बस चुपचाप वहां से निकल आई। लेकिन उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मुझे अपने भाई की याद आने लगी। मेरा दिल कहता था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते और भाभी भी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था, उसे मैं कैसे झुठला सकती थी? अब मुझे हर समय उस बंद कमरे का ख्याल आने लगा था। मुझे लगने लगा था कि उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा, और अगर मैंने जल्दी ही उस राज को नहीं जाना तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आज मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर की सच्चाई जानकर ही रहूंगी। कई दिनों से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं खुद को लाख समझाती कि भाभी ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन जब भी वो उस बंद कमरे में जाती और घंटों तक बाहर नहीं निकलती, तो मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते थे। ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें मेरे कानों में हर समय गूंजती रहती थी। कोई कहता कि भाभी कुछ छिपा रही है, कोई कहता कि भाई हमें छोड़कर चला गया और अब इस घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी को नहीं पता। मैं हर बार उन बातों को झूठ मानने की कोशिश करती, लेकिन फिर मुझे वो बंद कमरा याद आ जाता जिसके अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। रात को कई बार वहां से कुछ गिरने की आवाज़ आती, कभी किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनाई देती और कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत भारी चीज़ इधर से उधर की जा रही है। मैं डर जाती, लेकिन फिर खुद को समझा लेती कि शायद ये मेरा वहम होगा। पिछली शाम पड़ोस वाली चाची ने जो बात कही थी, उसने मेरे मन का डर और बढ़ा दिया था। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा था, आकांक्षा बेटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल रात मैं तुम्हारे घर के पीछे से गुजर रही थी, तब मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहां मुझे किसी की परछाई दिखाई दी थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन था,
लेकिन इतना ज़रूर लगा कि उस कमरे में कोई है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन सारी रात उनकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कभी भाई का चेहरा सामने आ जाता, कभी भाभी की रोती हुई आंखें याद आती, कभी वो खत याद आता जिसमें लिखा था कि भाई सबको छोड़कर जा रहे हैं, और कभी वो दिन याद आता जब मैं भाभी पर गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो रोज़ मुझसे फल मंगवाती थी। सुबह हुई तो मैं रोज़ की तरह काम पर चली गई, लेकिन उस दिन मेरा मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। मैं टिकट बनाने वाली कंपनी में बैठी थी, लेकिन मशीन पर हाथ चल रहे थे और दिमाग घर में था। मैं बार बार घड़ी देखती और सोचती कि कब शाम होगी और कब मैं घर जाऊंगी और कब मुझे सच पता चलेगा। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आज भी सच्चाई नहीं जानी तो शायद मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगी। शाम को मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर पहुंची। मैंने देखा कि भाभी आंगन में खड़ी थी। मैं हमेशा की तरह उनके लिए फल लेकर आई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे हाथ से थैला लिया और अपने कमरे की तरफ चली गईं। दरवाज़ा बंद हो गया और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मैं धीरे से घर के पीछे वाली गली की तरफ निकल गई। मैंने अपनी चप्पल उतार दी ताकि आवाज़ न हो और नंगे पैर भागती हुई उस खिड़की के पास पहुंच गई जिस पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं डर भी रही थी और सच जानने की बेचैनी भी थी। मैंने बहुत धीरे से अखबार का एक कोना हटाया और अंदर झांक कर देखा। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि कमरे में हल्की सी रोशनी थी। फिर मेरी नज़र कमरे के एक कोने पर गई। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से ठीक से खाना तक न खाया हो। मैं उसे ध्यान से देखने लगी और अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरे अपने विजय भैया थे। मेरी सांस जैसे रुक गई। मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन नहीं, वो सच में मेरे भैया ही थे। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। जिस भाई के लिए मैं हर दिन रोती रही, जिस भाई के बारे में सब कहते थे कि वो हमें छोड़कर चला गया, वो तो मेरे ही घर के उस बंद कमरे में था। मैंने देखा, भाभी उनके पास बैठी थी। उनके हाथ में वही फल थे जो मैं रोज़ उनके लिए लेकर आती थी। वो छोटे-छोटे टुकड़े करके भैया को खिला रही थी। कभी उनके सर पर हाथ फेरती, कभी उन्हें पानी पिलाती, कभी धीरे-धीरे उनसे बात करती। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर उन्हें हिम्मत दे रही थी। वो कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बस हिम्मत मत हारना। ये सब देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे अपनी हर बात याद आने लगी, जब मैंने उनसे कहा था कि घर में खाने के पैसे नहीं हैं और आपको फलों की पड़ी है। जब मैंने उन पर शक किया था, जब मैंने सोचा था कि शायद वो मुझसे कोई बड़ी बात छिपा रही हैं। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। मैं मन ही मन रोने लगी। जिस औरत को पूरा मोहल्ला ताने दे रहा था, जिसे मैं भी समझ नहीं पा रही थी, वो तो अपने पति की जान बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। मुझे याद आया, कितनी बार लोगों ने कहा था कि अपनी भाभी को घर से निकाल दो, वो इस घर पर बोझ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सह लिया। मेरी नाराज़गी भी सह ली, लोगों के ताने भी सह लिए, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उस पल मुझे लगा कि मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मैं देर तक वहां खड़ी नहीं रह पाई। मैं भागती हुई घर के अंदर आई और उस कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मैं रोते हुए चिल्ला रही थी, भाभी दरवाज़ा खोलो, भाभी मुझे सब पता चल गया है, दरवाज़ा खोलो। मैं लगातार दरवाज़ा पीटती रही। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर धीरे से कुंडी खुली और भाभी सामने खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत थका हुआ था, उनकी आंखें सूजी हुई थी और वो बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। उन्होंने मुझे देखकर घबराकर कहा, आकांक्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं भाभी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सब सच पता चल गया है। आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। जैसे ही मेरी नज़र फिर भैया पर पड़ी, मेरी चीख निकल गई। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। वो बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे।
मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोते हुए कह रही थी कि भैया, आप यहाँ हैं, आप हमें छोड़कर नहीं गए थे, फिर वो खत किस लिए था? आपने ऐसा क्यों किया? मैं हर दिन आपके लिए रोती रही, मैं लोगों की बातें सुनती रही और आप यहीं थे। मेरे सामने होते हुए भी मुझसे इतने दूर क्यों रहे? भैया ने मुझे देखा, उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी, आप मुझे सच बता दीजिए, आखिर ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कौन सा दुख था जो आपने अकेले सह लिया? मुझे कुछ नहीं बताया। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, मैं भी तो आपका साथ देती। भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, आकांक्षा, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस दर्द से गुजरो, लेकिन अब लगता है सच तुमसे ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। मैंने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दीजिए कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ, वो इस हालत में क्यों है, वो दुनिया से छिपकर इस कमरे में क्यों रह रहे हैं, वो खत झूठ था तो क्यों लिखा गया, लोग हमें ताने देते रहे और हम चुप क्यों रहे। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बाहर हवा चल रही थी, खिड़की पर लगे पुराने अखबार हिल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की दीवारें भी उस सच को सुनने का इंतजार कर रही हों जिसे इतने दिनों से छिपाकर रखा गया था। भाभी ने एक बार भैया की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, आकांक्षा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बाद हमारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। भैया को उस हालत में देखकर मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया। मैं दौड़कर उनके पास गई और उनके सीने से लगकर इतनी जोर से रोने लगी कि मेरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। मुझे लग रहा था जैसे इतने दिनों का दर्द एक साथ मेरी आंखों से निकल रहा हो। मैं बार बार उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर देख रही थी। वही हाथ जो बचपन में मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। वही हाथ जो मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहते थे कि जब तक मैं हूँ तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज वही हाथ बिल्कुल बेजान पड़े थे, उनमें पहले जैसी ताकत नहीं थी। मैं उनके हाथों को अपने गालों से लगाकर रोती जा रही थी और पूछ रही थी, भैया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते थे? मैं तो हर दिन आपके लिए रो रही थी और आप यहीं मेरे सामने इस हालत में पड़े थे, लेकिन मुझसे इतने दूर थे। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भैया भी मुझे देख रहे थे, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनमें भी आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा कांप रहा था। तभी भाभी धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, आकांक्षा, अब तुम्हें सच जान लेना चाहिए, इस बात को तुमसे छिपाना और ठीक नहीं है। मैं रोते हुए उनकी तरफ देखने लगी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भाभी भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी, उनकी आंखें भी लगातार भीग रही थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, उस रात तुम्हारे भाई घर से निकले थे, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं लौटे। पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी काम के लिए रुक गए होंगे, लेकिन जब रात ज्यादा हो गई तो मेरा दिल घबराने लगा। मैंने उन्हें बहुत फ़ोन किए, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा था। मैं पूरी रात दरवाजे पर बैठी उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। सुबह होने लगी और मेरी बेचैनी बढ़ती चली गई। तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने मुझसे पूछा, क्या आप विजय की पत्नी बोल रही हैं? मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हाँ कहा तो उसने तुरंत मुझे अस्पताल आने को कहा। मैं डर गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि आप जल्दी आ जाइए। फिर उसने फ़ोन काट दिया। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। तुम्हारे भाई अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे, उनके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो बेहोश थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर वहीं रोने लगी। उस लड़की ने मुझे संभाला और बताया कि रात को उसने सड़क किनारे तुम्हारे भाई को देखा था। वो बहुत बुरी हालत में थे। उसने लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ने जब उनकी जेब देखी तो उसमें कुछ कागज़ मिले जिनमें घर का पता और मेरा फ़ोन नंबर लिखा था। तभी उस लड़की ने मुझे खबर दी। मैं भाभी की बातें सुनकर कांपने लगी। मैंने रोते हुए पूछा, फिर क्या हुआ भाभी? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, जब तुम्हारे भाई को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा कि घर में किसी को कुछ मत बताना।
उन्होंने कहा कि वो अब जीना नहीं चाहते थे। लोगों के ताने और धोखे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, वही उन्हें धोखा दे गए। सब लोग उन्हें चोर कहने लगे। सबको लगा कि वो पैसे लेकर भाग गए हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। वो हर दिन लोगों की बातें सुनते-सुनते टूट चुके थे। उन्होंने कहा कि अब उनके अंदर जीने की हिम्मत नहीं बची है। मैं रोने लगी और उनसे कहने लगी कि ऐसा मत कहिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। डॉक्टर ने भी मुझे अलग बुलाकर कहा कि उनके शरीर को बहुत चोट पहुंची है और उनकी दोनों टांगों पर गहरा असर पड़ा है। इलाज तो होगा, लेकिन समय लगेगा और अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर तुम्हारे भाई पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं उन्हें घर मत लेकर जाऊं। उन्होंने कहा कि अगर आकांक्षा मुझे इस हालत में देखेगी तो हर दिन रोएगी, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो मेरी बहन है, मैं उसकी आंखों में अपने लिए दया नहीं देख सकता। उन्होंने मुझसे कहा कि सबको बता दो कि मैं घर छोड़कर चला गया हूँ। कुछ दिन रोएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं उनके सामने इस हालत में पड़ा रहूंगा तो वो हर दिन दुखी होंगे। मैं उन्हें बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। मैं उनकी बातें सुनती रही। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूँ। मैं आपका साथ 7 जन्म तक निभाने का वादा करके आई हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बार-बार यही कहा कि किसी को सच मत बताना। फिर 15 दिन तक वो अस्पताल में रहे। मैं दिन-रात उनकी सेवा करती रही। वो लड़की भी कई बार आकर मदद कर देती थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब इन्हें घर ले जाया जा सकता है, तब तुम्हारे भाई फिर जिद करने लगे कि उन्हें कहीं और छोड़ दूं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन तुम नौकरी पर गई थी और देर से लौटने वाली थी, उसी दिन मैं एम्बुलेंस लेकर अस्पताल पहुंची। उस लड़की की मदद से हम दोनों ने तुम्हारे भाई को एम्बुलेंस में बैठाया और घर ले आए। किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए उन्हें चुपचाप उस कमरे में ले जाकर रखा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और तभी से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। जो फल मैं तुमसे रोज़ मंगवाती थी, वो सब उनके लिए होते थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें ताकत की ज़रूरत है, इसलिए मैं किसी भी हाल में उन्हें ठीक करना चाहती थी। लोगों ने मुझे गलत समझा, मोहल्ले वालों ने ताने दिए, तुम भी मुझसे नाराज़ हो गईं, लेकिन मैंने किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसी दिन सबको सच्चाई बता दूं और जो लोग आज उन्हें गलत कह रहे हैं, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। और एक बात और आकांक्षा, तुम्हारे भाई ने किसी के पैसे नहीं खाए थे। उनके अपने दोस्त ने उनके साथ धोखा किया। उसी ने सब पैसे लेकर उन्हें फंसा दिया। मैंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। जांच चल रही है। एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि विजय बेगुनाह था। मैंने भाभी का हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, अब आपको अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तीनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी काम करूँगी। मैं सिलाई का भी काम सीखूंगी और जो भी मेहनत मजदूरी मिलेगी वो भी करूँगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ सकें और भाई का इलाज बिना रुके चलता रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक दिन भाई ज़रूर पहले जैसे हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी की आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मुश्किल समय में तुम मेरा इतना साथ दोगी। मुझे लगता था कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले ने मेरे साथ तुम जैसी बहन को खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बोली कि हाँ, अब हम हार नहीं मानेंगे। मैं भी फिर से सिलाई का काम शुरू करूंगी, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम्हारे भाई का इलाज कभी नहीं रुकने दूंगी। हम दोनों ने उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठते, घर का काम करते, फिर काम पर निकल जाती और शाम को थक हार कर घर लौटते। लेकिन मैं जैसे ही भाई का चेहरा देखती, मेरी थकान दूर हो जाती। भाभी समय पर उन्हें दवा देती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और मैं घंटों बैठकर उनके पैरों की मालिश करती रहती। कभी-कभी मालिश करते-करते मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ जाते जब मेरा भाई मुझे अपनी गोद में बैठाकर खिलाया करता था, मेरे लिए खिलौने लाता था और मेरी हर छोटी-बड़ी जिद पूरी करता था। लेकिन आज वही भाई बिस्तर पर पड़ा था और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
भाई कई बार हमारी तरफ देखते और कहते, मेरी वजह से तुम दोनों अपनी जिंदगी खराब मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन मैं तुरंत उनका हाथ पकड़ लेती और कहती कि भाई, अगर आपने बचपन में मेरा साथ छोड़ा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। आपने हर मुश्किल में मेरा हाथ पकड़ा, अब मेरी बारी है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर भाई की आंखें भर आती और वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगते। समय धीरे धीरे बीतने लगा। भाई की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार भी आने लगा, लेकिन हमारे मोहल्ले के लोगों की बातें आज भी नहीं बदली थी। कोई हमें देखकर धीरे धीरे बातें करता, कोई हंसता और कोई खुलकर कह देता कि देखो चोर का घर है, उसका भाई सबका पैसा लेकर भाग गया। कोई कहता कि ऐसा आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता। कोई कहता कि उसने अपने साथियों को धोखा दिया और अब घर में छिपा बैठा है। हम सब उनकी बातें सुनते और चुप रह जाते, क्योंकि हमें पता था कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। लेकिन हर ताना हमारे दिल को चोट पहुंचा जाता था। कई बार भाभी रात को रोने लगती और कहती कि पता नहीं ऊपर वाला हमारी परीक्षा कब खत्म करेगा। मैंने हमेशा किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं उन्हें समझाती और कहती कि भाभी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, एक दिन सब ठीक होगा। और जो लोग आज हमें बुरा कह रहे हैं, वही लोग एक दिन सच्चाई जानकर शर्मिंदा होंगे। एक दिन की बात है, मैं भाई के पैरों की मालिश कर रही थी और भाभी उन्हें अपने हाथों से फल खिला रही थी। भाई चुपचाप बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द भी था और उदासी भी। तभी अचानक मेरे मन में एक बात आई। मैं कुछ देर तक सोचती रही, फिर मैंने हिम्मत करके कहा, भाई, भाभी, मुझे लगता है कि अब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हमें उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए जो खुद को आपका दोस्त कहता था। उसी ने हम सबके साथ धोखा किया था। उसी ने हम सबके खाने में नींद की गोली मिलाई थी ताकि हम सब बेहोश हो जाएं और वो सवेरे सारे पैसे लेकर आराम से भाग सके। लेकिन बदनाम आप हो गए। लोग आपको चोर समझ रहे हैं, गद्दार समझ रहे हैं। अगर हम अब भी चुप रहे तो लोग आपको हमेशा गलत समझते रहेंगे। लेकिन अगर हम पुलिस की मदद लेंगे तो एक दिन वो आदमी ज़रूर पकड़ा जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। मेरी बात सुनकर भाभी ने बिना एक पल गवाए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब और चुप रहना सही नहीं है। हम जितना डरते रहेंगे उतना ही लोग हमें दबाते रहेंगे। अब हमें अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई की इज्जत के लिए लड़ना होगा। भाई हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर उस आदमी ने हमें नुकसान पहुंचाया तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों किसी मुसीबत में पड़ो। मैंने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि भाई, जब आपने हमारे लिए इतना सहा है तो अब हम भी आपके लिए सब कुछ सह लेंगे। हमें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हम सच के साथ हैं। अगले दिन सुबह मैं और भाभी जल्दी उठे। हमने ऊपर वाले के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हमें हिम्मत देना। फिर हमने भाई के उस दोस्त की फोटो और उससे जुड़ी सारी बातें एक कागज में लिखी और पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। वहां बैठे पुलिस वाले ने हमसे पूछा कि क्या बात है। तब भाभी रो पड़ी और उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी। उन्होंने बताया कि कैसे उस आदमी ने दोस्त बनकर भरोसा जीता, फिर कैसे उसने हम सब के खाने में नींद की गोली मिला दी और जब हम सब बेहोश हो गए तब वो सारे पैसे लेकर भाग गया और दुनिया के सामने मेरे भाई को चोर बना दिया। मैंने भी पुलिस वालों को सारी बातें बताई और वो फोटो उन्हें दे दी। पुलिस वाले हमारी बातें ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी और कहा कि अब जांच शुरू होगी। अगर वो आदमी कहीं भी मिलेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा और सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। ये सुनकर हमारी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। हमें लगा जैसे इतने दिनों के बाद पहली बार किसी ने हमारी बात पर भरोसा किया है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन ऊपर वाले से कहा, अब हमें इंसाफ जरूर दिलाना, क्योंकि हमने बहुत दुख सह लिए। फिर मैं और भाभी घर वापस आ गए। रास्ते भर हम यही सोचते रहे कि जब वो आदमी पकड़ा जाएगा तब पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि मेरा भाई चोर नहीं था, वो तो खुद धोखे का शिकार हुआ था। उस दिन जब हम घर पहुंचे तो भाई बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें देखते ही पूछा कि क्या हुआ। हमने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। अब सच छिपा नहीं रहेगा। एक दिन सबको सच पता चल जाएगा कि आप बेकसूर हैं। ये सुनते ही भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और हम तीनों एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि हमें यकीन हो चुका था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो,
अगर परिवार साथ हो तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। मैं और भाभी अब ज्यादातर समय भाई के पास ही बिताते थे। हम दोनों ने जैसे अपनी पूरी दुनिया उसी छोटे से कमरे में बसा ली थी जहां भाई लेटे रहते थे। हम दोनों कोशिश करते थे कि उन्हें कभी अकेलापन महसूस न हो। मैं घंटों उनके पास बैठकर उनसे बातें करती थी, उन्हें हंसाने की कोशिश करती थी और बार बार यही कहती थी कि भाई, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला इतना भी किसी की परीक्षा नहीं लेता कि उसके जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। आप बस हिम्मत रखिए, हम दोनों आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। भाई मेरी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई देता था। उन्हें लगता था कि उनकी वजह से हम दोनों बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। कई बार वो मेरा हाथ पकड़कर कहते कि तुम दोनों अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो, मैं अब पहले के जैसा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मैं तुरंत उनकी बात काट देती और कहती कि भाई, ऐसा दोबारा कभी मत कहना। आपने बचपन से लेकर आज तक हमारा साथ दिया, अब हमारी बारी है। अगर परिवार मुश्किल समय में साथ ना खड़ा हो तो फिर उस रिश्ते का क्या मतलब। मैं भाई की दवाइयों का बहुत ध्यान रखती थी। डॉक्टर ने जो समय बताया था उसी समय उन्हें दवा देती थी। अगर उन्हें थोड़ा भी दर्द होता तो मैं घबरा जाती थी। मैं अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, पानी पिलाती और जब तक वो ठीक से खाना नहीं खा लेते तब तक उनके पास से उठती नहीं थी। कई बार भाई कहते कि मैं खुद खा लूँगा, लेकिन मैं हंसकर कहती कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको अपने हाथों से ही खाना खिलाऊंगी। मुझे ऐसा करके सुकून मिलता है। और जब मैं काम करने के लिए बाहर जाती थी तब भाभी भाई के पास बैठ जाती थी। वो उनसे बातें करती, उन्हें दवा देती, उनका ख्याल रखती। और जब मैं वापस आ जाती तो मैं भाई के पास बैठ जाती और भाभी घर का सारा काम करने लगती। हम दोनों ने अपने काम इस तरह बांट लिए थे कि भाई को कभी अकेला न रहना पड़े। कभी मैं उनके पैरों की मालिश करती तो कभी भाभी उनके सर पर तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश करती और उन्हें हिम्मत देती। हम दोनों की बस एक ही कोशिश रहती थी कि भाई के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान वापस आ जाए। दिन गुजरते गए और हम दोनों पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करते, फिर काम पर जाते और शाम को वापस आकर भाई की सेवा में लग जाते। थकान इतनी होती थी कि कई बार शरीर जवाब देता था, लेकिन जैसे ही भाई हमें देखकर मुस्कुरा देते, हमारी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा और भाई की तबीयत में भी थोड़ा बहुत सुधार आने लगा। पहले जो उनके पैरों में बिल्कुल हरकत नहीं होती थी, अब उनमें हल्की सी जान आने लगी थी। डॉक्टर ने भी कहा कि अगर इसी तरह देखभाल और इलाज चलता रहा तो उम्मीद है कि और सुधार होगा। ये सुनकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मैं और भाभी दोनों बहुत रोए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। भाई ने भी बहुत दिनों के बाद पहली बार खुलकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोले कि शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। उस दिन के बाद हम और ज्यादा हिम्मत के साथ उनका ख्याल रखने लगे। मैं अक्सर भाभी के पास बैठती और उन्हें देखती रहती थी। मैं सोचती थी कि दुनिया में हर किसी को ऐसी पत्नी नहीं मिलती जो हर मुश्किल में अपने पति का साथ निभाए। एक दिन मैं भाभी के पास बैठी थी, भाई सो रहे थे, कमरे में शांति थी। मैंने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, आपने जो किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसी पत्नी और आप जैसी भाभी शायद किस्मत वालों को मिलती हैं। पूरे मोहल्ले ने भाई को गलत समझा, लोगों ने ताने दिए, बातें बनाई, लेकिन आपने एक बार भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आपने हर दर्द अपने दिल में छुपाकर उनकी सेवा की। आपने दिन रात मेहनत की। आपने अपनी खुशी, अपनी नींद, अपना आराम सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। सच कहूँ तो अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद इतना सब नहीं सह पाता। मेरी बात सुनकर भाभी की आंखें भर आईं। वो कुछ देर तक चुप रही, लेकिन फिर धीरे से बोली, वो मेरे पति हैं, उनका साथ देना मेरा फर्ज है। जब उन्होंने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा, तो आज अगर उनकी जिंदगी में दुख आया है तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। शादी सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नाम नहीं है। असली रिश्ता तो वही होता है जो बुरे वक्त में भी हाथ ना छोड़े। अगर आज मैं उनका साथ छोड़ दूं तो फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी अचानक गेट पर बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। पहले तो हमने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके साथ साथ बाहर बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी।
मेरा दिल घबराने लगा। मैंने डरते-डरते खिड़की से बाहर देखा और जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाहर वही कमेटी वाले लोग खड़े थे, जिन्होंने भाई के पास अपने पैसे जमा किए थे और जिनके पैसे भाई के दोस्त ने धोखे से चुरा लिए थे। लेकिन आज तक वो लोग भाई को ही चोर समझ रहे थे। उनके साथ मोहल्ले के बहुत सारे लोग भी वहाँ खड़े थे। कुछ तमाशा देखने आए थे और कुछ भाई को बुरा भला कहने के लिए। मैंने घबराकर भाभी को सारी बात बताई। भाभी का चेहरा भी एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया और बोली, डरना नहीं, हम सच के साथ हैं। हमने जल्दी से भाई के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बाहर खड़े लोग भाई को इस हालत में देख लें। भाई ने हमारी तरफ देखा और पूछा क्या हुआ, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। मैं और भाभी दोनों ही गेट की तरफ बढ़े। जैसे ही हमने गेट थोड़ा सा खोला, बाहर खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें सब पता है, वो घर के अंदर छिपा बैठा है, उसे बाहर निकालो, उसने हमारे पैसे खा लिए हैं। एक आदमी चिल्लाकर बोला, आज उसे बाहर निकालो, नहीं तो हम खुद अंदर आ जाएंगे। दूसरा बोला कि वो चोर है, उसने सबको धोखा दिया। तीसरा बोला, इतने दिनों से नाटक कर रहा है, कोई उसे बचा नहीं सकता। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भाभी बिल्कुल चुप खड़ी रहीं। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि खबरदार, जो कोई भी इस घर के अंदर आया, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, इस घर में कोई नहीं है। लेकिन उन लोगों ने भाभी की एक नहीं सुनी। वो लोग गेट को धक्का देने लगे। कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें हमारा पैसा चाहिए। हमें पता है कि वो यहीं छिपा बैठा है, चोर कहीं का, बाहर निकालो उसे। मैं डर के मारे कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी कुछ लोग हमें धक्का देकर घर के अंदर घुस आए और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां भाई थे। भाभी उनके सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली कि खबरदार, जो कोई भी इस कमरे की तरफ बढ़ा, अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। लेकिन गुस्से में भरे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक कमरे के अंदर से एक तेज आवाज आई, रुक जाओ, तुम लोगों में से कोई भी इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा। वो आवाज इतनी मजबूत थी कि सब लोग वहीं रुक गए। मैंने और भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। भाई लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे से बाहर आ रहे थे। उनके पैरों में अभी भी पूरी ताकत नहीं थी। वो मुश्किल से चल पा रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैं भागकर उन्हें सहारा देने गई, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से पीछे कर दिया और बोले, नहीं, आज नहीं, आज मुझे खुद खड़ा होना होगा। वो धीरे धीरे चलते हुए गेट तक पहुंचे और उन लोगों की तरफ देखकर बोले, तुम लोगों को जो कहना है मुझसे कहो। मेरी पत्नी और मेरी बहन से इस तरह बदतमीजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम लोगों का पैसा तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तुम लोग इन दोनों को डराने की कोशिश मत करो। भाई को अपने पैरों पर खड़ा देखकर सब लोग हैरान रह गए। पूरा मोहल्ला फटी आंखों से उन्हें देख रहा था। जिन्हें लोग महीनों से भागा हुआ समझ रहे थे, आज वो उनके सामने खड़ा था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी। पुलिस वाले नीचे उतरे और उनके साथ एक आदमी भी था। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं पहचान गई। वो भाई का वही दोस्त था जिसने हमारे साथ धोखा किया था, जिसने हम सबके खाने में नींद की गोली मिलाई थी और रात को सारे पैसे लेकर भाग गया था। पुलिस वाले उसे पकड़कर हमारे सामने लाए और बोले, यही है असली गुनहगार। इसने अपना जुर्म मान लिया है और इसके पास से काफी पैसे भी बरामद किए गए हैं। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे उतर गए। वो आदमी रोने लगा और भाई के पैरों में गिरकर बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पैसों का लालच आ गया था। मैं तेरा एक एक पैसा लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। लेकिन भाई चुपचाप उसे देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी भाभी उसके पास गई। उनके चेहरे पर दर्द भी था और गुस्सा भी। उन्होंने उसके गाल पर जोर से 2 थप्पड़ मारे और बोली, मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझती थी। मेरे पति ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने घर का हिस्सा बनाया, लेकिन तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। तुमने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, तुमने हमारे घर की खुशियां छीन ली।
तुमने मेरे पति को लोगों की नज़रों में चोर बना दिया। तुमने मेरी मांग का सुकून छीन लिया। तुमने मेरी ननंद की आंखों से हंसी छीन ली। तुमने हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम लोगों के सामने सर उठाकर चल सकें, और आज तुम माफ़ी मांग रहे हो। फिर उन्होंने पुलिस वालों की तरफ देखकर कहा कि सर, इसे यहाँ से ले जाइए और इसे ऐसी सज़ा दीजिए कि कोई भी इंसान दोबारा किसी का भरोसा तोड़ने की हिम्मत ना करे। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाने लगे। वो लगातार रो रहा था, लेकिन अब किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उधर मोहल्ले के जिन लोगों ने भाई को चोर कहा था, जो हमारे घर के सामने खड़े होकर ताने मारते थे, आज सबका सिर झुका हुआ था। कोई हमारी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सब लोग वहां से जाने लगे, क्योंकि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। सबको पता चल गया था कि मेरा भाई बेगुनाह था और असली चोर कोई और था। मैं भाई की तरफ देखने लगी। वो थककर वहीं बैठ गए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं और भाभी दौड़कर उनके पास गए और हम तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, क्योंकि इतने महीनों का दर्द आज बाहर निकल रहा था। भाई धीरे से बोले, मैंने कहा था ना कि एक दिन सच जरूर जीतेगा। भाभी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ, मैंने भी कहा था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और आज ऊपर वाले ने हमारी इज्जत हमें वापस लौटा दी। मैं भी रोते हुए बोली, भाई, अब आपको कोई चोर नहीं कहेगा। अब सबको पता चल गया है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। उस दिन हमारे आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू उस खुशी के थे जो बहुत लंबा दर्द सहने के बाद मिलती है। आखिरकार हमारी पुकार सुन ली गई और हमारे घर में फिर से उम्मीद की एक नई रोशनी जल गई। भाई ने मेरी और भाभी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में हमारे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ देर तक हमें देखते रहे और फिर धीरे से बोले, तुम दोनों को अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दुख का समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। उस समय पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो लोग सच में अपने होते हैं, वो बिना किसी मतलब के साथ खड़े रहते हैं, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो अच्छे समय के साथी होते हैं। जब मैं घर पहुंची तो भाई और भाभी दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे। भाई ने मुस्कुराकर पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। भाई कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले कि लोगों का काम है बातें बनाना। अगर हम हर बात का जवाब देते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। जो लोग हमें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। मैंने भाई की तरफ देखकर कहा कि नहीं भाई, अब मैं किसी को आपको छोटा नहीं दिखाने दूंगी। आपने बहुत दुख झेले हैं, अब आपको सिर्फ खुश रहना है। हम तीनों मिलकर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। भाभी भी मुस्कुराई और बोली, अब हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हमें किसी के तानों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दुख में जीना सीख लिया है। हमने गिरकर उठना सीख लिया है, और हमने ये भी सीख लिया कि परिवार साथ हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। उस रात हम तीनों बहुत देर तक एक साथ बैठे रहे। भाई खिड़की से बाहर आसमान को देख रहे थे। भाभी उनके पास बैठी थी और मैं उन दोनों को देख रही थी। मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले ने हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ लिया, लेकिन बदले में हमें एक दूसरे का साथ और मजबूत करके दे दिया। अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए थी, किसी की तारीफ नहीं चाहिए थी, और किसी के तानों का डर भी नहीं था, क्योंकि हम अब टूटकर फिर से जुड़ना सीख चुके थे। और हमने ये समझ लिया था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपना परिवार होता है, जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। और जब अपना परिवार साथ हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल इंसान को ज़्यादा देर तक हरा नहीं सकती। और हमने भी अब मुस्कुराकर जीना सीख लिया था।